यह उचित समय है कि छोटे छोटे टुकड़े में बट करके देश को बर्बाद मत करिए, बल्कि सब लोग आइए और कांग्रेस के साथ आइए। संभव हो तो कांग्रेस में आइए, और अगर कांग्रेस में आने में थोड़ी बहुत हिचक हो रही हो तो थोड़ा सोच लीजिए, लेकिन तब तक कांग्रेस के साथ आइए। ये मेरी सबसे अपील है। और कांग्रेस को मजबूत किए बिना किसी भी हालत में फासीवाद को रोका नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कांग्रेस में एक साधारण कार्यकर्ता बनकर आया हूँ। जो पार्टी मुझको आदेश देगी मैं उस काम को करूंगा। दौरा करने को कहेंगी दौरा करूंगा, जो भी काम कहेगी करूंगा। लेकिन सारे लिखने पढ़ने सोचने समझने वालों की आज जिम्मेदारी है। हिटलर भी जब आगे बढ़ रहा था तो उसके सारे समर्थक ये कहते थे जो कर रहा अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस दिन हिटलर ने आत्महत्या कर लिया उस दिन उनमें आपस में मारकाट शुरू हो गई और उसी जनता ने हिटलर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। वही परिस्थितियां भारत देश के अंदर दिखाई पड़ रही है। अगर हमको हिटलर का जर्मनी बनने से बचाना है, अगर हमको मुसोलिनी का इटली बनने से बचाना है, तो हम सबको आपको मिल करके फासीवाद को रोकना ही पड़ेगा। और फासीवाद के पैरों को जितनी जल्दी रोक देंगे उतना ही हमारे आपके वंश की पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी और खुशहाल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को हत्याओं का अगर सिलसिला तो लगातार जारी है। कल की घटना आपके मुख्यालय लखनऊ को दी है। ये इस सरकार के कानून व्यवस्था की हत्यावादी है। क्या एजेंडा है सरकार का, वो पूरा प्रदेश धीरे धीरे जानता जा रहा है। केवल प्रदेश में है व्याप्त करके कोई भी व्यक्ति विकास के बारे में न पूछे, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था पर सवाल न उठाए, किसी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की बात जब कोई व्यक्ति उठाता है, कोई संगठन उठाता है, कोई पार्टी उठाती है, तो कहीं ना कहीं से उसे धमकाया जाता है। कांग्रेस के अलावा इस उत्तर प्रदेश में बहुत पार्टियां हैं छोटी बड़ी, लेकिन जिस तरीके की कानून व्यवस्था है हाथ आ रहा हमारे पूरा। अभी जमाने में भले दादा हाथ आ रहा है आपका, भैया मोबाइल पीछे कर लीजिए। भैया हमारे स्क्रीन खराब हो रही है। आज आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का है का माहौल इस सरकार ने बनाया है, इसे अगर रोकने में कोई कामयाब है तो कांग्रेस पार्टी के अलावा इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे 2017 तक, 17 से 22 पूर्व विधायक है आदरणीय रामेंद्र कोटी, और साथ ही साथ हमारे समाजवादी पार्टी से दर्जा प्राप्त मंत्री CP रॉय जी, दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी गंगा के घाट पर उनसे मेरा साथ छूटा और उसके बाद नारायण जी के सारे लोगों ने मुलायम सिंह का साथ आ गए। सारे लोग जलेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, मोहन सिंह, रघुवर तिवारी इत्यादि बड़ी मौज थी। और फिर उसके बाद मुलायम सिंह के साथ हम लोग थे। मुलायम सिंह के निधन तक मेरा उनका व्यक्तिगत अपनी जगह पर था। सवाल ये आता है कि 3 साल से राजनीति छोड़ने के बाद आज अचानक मैंने कांग्रेस पार्टी में आने का फैसला क्यों किया। लोग तो उस पार्टी की तरफ जाते हैं जहां सत्ता होती है, और ऐसा नहीं कि वहां से हम जैसे लोगों को बुलावा नहीं आता या आया नहीं। लेकिन जो हम लोगों ने बचपन से सीखा था, संतों वाले माधी घाट वाले 100 में 60, जो हमने सीखा भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही चलेगी, एक ही प्रेस ठीक रहेगी, बाद में बात कर लीजिएगा। तो जो हम लोगों ने सीखा था शुरू से कि जब तक ऊंच और नीच की खाई नहीं पड़ जाएगी, जब तक छोटे और बड़े के बीच का भेद नहीं मिट जाएगा, तब तक एक देश की आजादी सच्ची नहीं मानी जाएगी।
तो चूंकि बहुत छोटी उम्र से उन नारों को लेकर, उन सवालों को लेकर के मैं राजनीति में हूँ, इसलिए वैचारिक चीज अपनी नहीं छोड़ पाया। और आप जितने साथी मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, 37-38 लाख लोग आप मुझे पढ़ते हैं लगातार, तमाम लोग इसमें करीब इतनी संख्या रहती है। आप देख रहे होंगे कि सरकार बनने के बाद भी 2013 में मैंने कह दिया था कि फांसीवाद दस्तक दे रहा है, और 2014 में 16 मई को 13 घंटे में टीवी पर था लगातार, जिसमें 9 से 10 था मैं रविश के प्रोग्राम में, 10 से 11 था सुदीप चौधरी के प्रोग्राम में। उस दिन मुझसे एक सवाल पूछे गए थे, मैं शुरू जानबूझ के यहाँ से कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं सैद्धांतिक राजनीति करता हूँ। उस दिन रविश ने सबसे पूछा, पहले पूछा कि राय साहब आपसे सवाल करूं, उसके पहले होने वाले पीएम का एक बयान देख लेते हैं। तो होने वाले पीएम बड़े विनम्र भाव से बोल रहे थे कि ये जनता की जीत है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, लोगों को वादे पूरे करने पड़ेंगे। रविश ने कहा राय साहब क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं जितना वॉच कर रहा हूँ इस सज्जन को गुजरात से, इनका ये स्वभाव नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फलदार वृक्ष झुक जाता है। तो अगर फलदार वृक्ष सचमुच झुक गया है तो देश के हित में होगा, ये कह रहे वादे पूरे करेंगे तो वादे पूरे होंगे, पूरे देश का भला होगा, मेरा आपका भला होगा। 10 से 11 के कार्यक्रम में था मैं संदीप चौधरी के साथ और प्रकाश जावड़ेकर मेरे सामने थे। मुझसे 3 सवाल पूछे गए। उस वक्त फिर दिखाया गया अहमदाबाद का भाषण, जिसमें प्रधानमंत्री जी का अहम ब्रह्मास्त्र जाग चुका था, और मुझसे सवाल 3 पूछे गए कि 3 सवाल के जवाब एक साथ दे दीजिए कि विदेश नीति में क्या फर्क पड़ेगा, आर्थिक नीति में क्या फर्क पड़ेगा, महंगाई सौदे में कम होगी या नहीं होगी। तो मैंने माफी मांगते हुए ये कहा था कि मैं पहले 30 सेकंड आपको सवाल से अलग कोई बात करना चाहता हूँ, याददाश्त में जोड़ डालिए, आपको याद आ जाएगा, बहुत चर्चित बयान है और ऑन रिकॉर्ड है ये। और मैंने उस दिन ये कहा था कि थोड़ी देर पहले मैं रविश के कार्यक्रम में ये कह रहा था, लेकिन अब जो मैं भाषण सुन रहा हूँ उसमें अहम ब्रह्मास्त्र मैं भी ब्रह्म हूँ ये बोल रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान के जितने करोड़ लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हो, वो लिख करके रख लें कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को लिखने जा रहा है। ही विल बी मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये 16 मई 2014 की बात है, जिस दिन साहब बहादुर भारी वोट से जीते थे और जनता गदगद थी एक तरफ। उस दिन ये बोलने की हिम्मत सीपीआई जैसे लोगों में ही हो सकती थी, और शायद मैं गलत साबित नहीं हुआ। विदेश नीति पर मैंने कहा था कि विदेश नीति वो तय करते हैं जो 100 साल आगे देखते हैं, 50 साल आगे देखते हैं, लेकिन आरएसएस की पूरी जमात हमेशा 5 से 8 साल पीछे देखती है। इसलिए अगर ये कांग्रेस की बनाई हुई विदेश नीति को कायम नहीं रख पाई तो इनका भारत देश पर बहुत बड़ा एहसान होगा, अन्यथा ही बर्बाद कर देंगे। और आर्थिक नीति पर उस दिन मैंने ये कहा था इसका फैसला 6 महीने बाद होगा, जब ये तय हो जाएगा कि ये सरकार जिनकी आई है ये उस जनता के साथ है जिसने सरकार बनाई है, या ये उस अडानी और अंबानी के साथ है जिन्होंने इनके चुनाव और इनकी राजनीति को 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आप सब लोग सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के, और उन सारी बातों की एक एक बात मेरी सही साबित हुई। दोस्तों, आज देश भारी संकट में है, और देश में अगर कोई आदमी संकट में लड़ रहा है तो अकेला उसका नाम है राहुल गांधी। एक अकेला आदमी लड़ रहा है, जिसमें कश्मीर पहुंच करके ये कहा था जब उसको डराया गया। सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि जब उनकी यात्रा दिल्ली आती है तो सारे के सारे लोग मास्क पहन लेते हैं, प्रधानमंत्री समेत, कि कोरोना फैल रहा है, जिससे यात्रा रुक जाए। और जब कश्मीर पहुंचती यात्रा तो डराया जाता है कि आपके ऊपर वक्त देख दिया जाएगा। और राहुल गांधी ने क्या बात कही थी उसको याद रखना चाहिए हर एक को, हर पल, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण। उन्होंने कहा था मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी सभी कपड़े को चाहो तो आप लाल कर दो। तो सर पर कफन बांधने वाले आदमी का नाम है राहुल गांधी। क्योंकि एक ही आदमी लड़ रहा फांसीवाद से, इसलिए सीपीआई ने तय किया कि फांसीवाद के खिलाफ इस लड़ाई में राहुल गांधी का साथ देगा, इसलिए तय किया। और इसलिए 3 साल की राजनीति छोड़ने के बाद आज मैं राजनीति में शामिल हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों से सरकार डर गई, क्योंकि सरकार नंगी हो रही थी, और डर करके उस नंगे हो जाने के कारण धोखेबाजी से, गलत तरीके से उनकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई। क्यों रद्द कर दी गई? क्योंकि वह हिंदुस्तान के आवाम की आवाज बनकर के बोल रहे थे। और जैसे उनकी सदस्यता रद्द हुई उस दिन मुझको एक पुराने शायर का एक शेर याद आ गया कि आवाजें हक बुलंद करने उठेगा कौन संसद में, गरीबों के मसायल पर लड़ेगा कौन संसद में, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है, गरज के शेर के मालिक कहेगा कौन संसद में। जब संसद में राहुल गांधी नहीं रहे तो मुझे ये शेर उनका याद आया।
दोस्तों आप सब मालूम है आप लोगों को, पिछले 70 साल में देश पर 54 लाख करोड़ का कर्जा था। आज उसका 4 गुना से ज्यादा कर्जा हो गया है। सिर्फ 7-8% कर्जा और बढ़ जाएगा तो भारत देश दिवालिया हो जाएगा। भारत देश की हालत लंका जैसी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, मेरी बेटी का बेटा और मेरे सब जानने पहचानने वाले लोग कल लंका के हालात झेलें। इसलिए मैंने तय किया कि कांग्रेस का साथ देना चाहिए और पूरी ताकत के साथ देना चाहिए और उसी तरह देना चाहिए कि चाहो तो हमारे भी सफेद कुर्ते को लाल कर दो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तमाम साथी चला रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर आया हूँ। समाजवादी पार्टी मैंने बहुत दिन पहले छोड़ दिया। जब समाजवाद छूट गया तो समाजवादी पार्टी छोड़ दिया मैंने। उसको छोड़े हुए इतने दिन हो गया। समाजवाद नाम का ABCD वहां नहीं है। और आप लोग को याद होगा, मुलायम सिंह यादव को जिस दिन पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा था, उस दिन उनके घर के बाहर में मेरा खड़ा और सैकड़ों संख्या में आप खड़े थे। और मैंने कहा था अखिलेश जी, आज आप लोग कर रहे हैं, इसके माथे का आपने जो कलंक लगेगा ये जिंदगी भर नहीं छूटेगा। और दूसरी बात नोट करके रखो, इस चुनाव में आपको 50 सीट नहीं आएगी और 50 सीट नहीं आई थी। पिछले चुनाव के मेरे लेख आपने वो छापे हैं 14 अखबारों में। मैंने लिखा था 125 सीट पार नहीं करी समाजवादी पार्टी अपने कर्मों के कारण, अपने गलत सिद्धांतों के कारण और गलत रणनीति के कारण। लेकिन 126 तो नहीं हुई ना, वो तो और रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए दोस्तों इस वक्त देश संकट में है। मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, बीजेपी के संसद सदस्य ने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। उधर चीन 16 किलोमीटर अरुणाचल में घुस के सड़क बना रहा है और उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री इतना बेशरम है, क्या इसको हम देशभक्त कह सकते हैं, जिसने कहा कि न कोई घुसा है, न कोई आया है, न छुआ है। और फिर राजनाथ सिंह कह रहे हमारी बात हो गई, चीन को वापस जाना चाहिए। और इससे बुरा क्या हो सकता है, किसी देश में अमेरिका ने धमकी दिया था, 7वां बेड़ा भेज दिया था हिंद महासागर में, लेकिन इंदिरा गांधी तक से मस नहीं हुई थी और एक देश के 2 टुकड़े करके तो 99,000 सैनिकों से हथियार रखवा दिया था। उस देश का विदेश मंत्री ये कह रहा है कि चीन चूंकि बड़ा देश है उससे हम लड़ नहीं सकते। अरे भारत की सेनाओं ने बिना लड़े कभी नहीं छोड़ा है। ये पहली बार हुआ है कि हमारी कम से कम 13-14 हजार वर्ग हुआ था, तब भी उसका विरोध करने वाले अकेले आदमी का नाम था मुजलिम है। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने दबाव डाल दिया तो वो चुप हो गए। मुजलिम ने 1995 में अपनी लेख लिखा था और उन्होंने उसमें लिखा था कि देश में फांसीवाद दस्तक दे रहा है और फांसीवाद के कब्जे से देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ही होगा। और उन्होंने कहा था कि समाजवादियों का एक कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था, काश समाजवादी कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुए होते और अब भी जरूरत है कि साथ आ जाए। मित्रों में देश